अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होगे और ज़िंदगी से मज़े उठाएंगे इंशाल्लाह। मैं मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आज भी इस होप के साथ आया हूँ कि आप लोगों के लिए एक कंसाइज और एक अच्छा टॉपिक करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। लेकिन स्टार्ट से पहले मैं आप लोगों को फिर दो बातें करूंगा कि आपने इस क्लास को लास्ट तक देखना होगा ताकि आपके कंसेप्ट आधा रह ना जाए। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। स्टूडेंट, हम आते हैं अपने क्लास की तरफ। स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक को लेके आया है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको क्यों लेके आया है? स्टूडेंट, ये सेल है, ये सेल है। आप लोगों को मैंने डायग्राम बनाया है, ये सेल है। सेल में सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि प्लांट सेल में सिलवाल है, तो मैंने आप लोगों को सिलवाल ऑलरेडी कर चुका है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन भी मैंने आप लोगों को कर लिया है। प्लांट के केस में सिलवाल पहला होता है और एनिमल केस में सिलवाल नहीं होता है, तो डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन से जब हम अंदर आते हैं तो यहां पर साइटोप्लाज्म आता है। तो आप लोगों को मैंने साइटोप्लाज्म भी कर लिया है। तो अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं किस चीज के बारे में? ऑर्गेनील्स के बारे में। कि साइटोप्लाज्म में जो बॉडी प्रेजेंट होता है इसमें एक बॉडी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो नाम से जाहिर है, एंडो मीन इनसाइड, सेल के इनसाइड है, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म में मौजूद है और रेटिकुलम मीन ये एक नेटवर्क है। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क मौजूद होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्टूडेंट, ये बात याद रखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होता है। थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मीन कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक्सपेंड होता है। ये सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है, तकरीबन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है। ये बात याद रखें, जो डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है। फर्स्ट टाइम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम पाउटर था। पाउटर, उन्होंने 1945 में सेल का स्टडी किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से सेल का स्टडी किया। उन्होंने ये बात कंफर्म की कि सेल के अंदर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। मतलब ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सीबी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सीबी और सेल मेम्ब्रेन सीबी कांटेक्ट में होता है, तो ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म है। तो इसको उन्होंने नाम दिया कि इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो ये बात याद रखें स्टूडेंट, ये सेल है हमारे पास, इसके ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल का डायग्राम है। सबसे ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके जो नीचे फ्लूइड पोर्शन है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के सेंटर पर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये देखो, ये न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, न्यूक्लियोलस। तो ये बात याद रखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक साइटोप्लाज्म में एक्सपेंड होता है। ये एक नेटवर्क होता है, एक चैनल होता है जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। तो ये बात याद रखें कि इसके दो टाइप हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है। एक को हम
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको अभी डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन डायग्राम की मदद से आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट, एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और एक को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, राइबोसोम इसी तरह अटैच होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं यहां पर ऐसे राइबोसोम इसमें अटैच होते हैं। तो इसको फिर हम रफ कहते हैं, क्योंकि ये रफली नजर आते हैं, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइबोसोम का सिंथेसिस कहां पर होता है? राइबोसोम का सिंथेसिस न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में होता है। ये राइबोसोम कहां पर सिंथेसिस होते हैं? ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं, यहां पर बनते हैं। फिर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, यहां पर सुराख होते हैं, स्मॉल सुराख होते हैं। तो ये इस सुराख की मदद से बाहर निकलते हैं। इमेच्योर फॉर्म में ये बाहर निकलते हैं ये राइबोसोम, या ये राइबोसोम दो फॉर्म में फिर मौजूद होगा, या ऐसे होगा कि ये न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होगा, साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होगा जब ये बाहर आ जाते हैं, या ये राइबोसोम अटैच होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं तो इसको हम फिर क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये रफली नजर आते हैं, और जब इस पर राइबोसोम नहीं होते, इस पर राइबोसोम नहीं होते, विदाउट राइबोसोम होते हैं, तो इसको फिर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। याद रखिए स्टूडेंट, अगेन मैं कहता हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप है, एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और दूसरी को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्टूडेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिस पर राइबोसोम अटैच होता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं और अफियर स्मूथ होता है, वो स्मूथ दिखता है, तो इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम कहां से आते हैं? जिस पर जो अटैच है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बात याद रखें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर यहां पर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, इस पोर के जरिए ये बाहर निकलते हैं। फिर ये दो हालात में मौजूद होंगे, या तो ये जो राइबोसोम है या फ्रीली डिस्पर्स होंगे, साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करेंगे, या ये राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होंगे। जब ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं तो फिर इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जब अटैच नहीं होते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है, तो इसको हम फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्टूडेंट, ये बात भी आप याद रखें, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम सेल से बाहर भी आप लोगों को लिया बनाया है कि जो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, चैनल है, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्निया कहते हैं। सिस्टर्निया क्या चीज है कि सिस्टर्निया हमारे पास जो है द मटीरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल, जो मटीरियल इस चैनल में प्रेजेंट होता है इज सेपरेटेड, जो सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल। यहाँ पर जो मटीरियल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्मिक मटीरियल से इन मटीरियल को सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? मटीरियल सेपरेट करते हैं बाय द ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन। इस ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन की मदद से यहाँ पर जो मटीरियल प्रेजेंट होता है, ये साइटोप्लाज्मिक मटीरियल से इसको सेपरेट करते हैं। तो इस चैनल को, इस ट्यूब को हम सिस्टर्निया कहते हैं, सिस्टर्निया कहते हैं। तो ये बात याद रखें, इसको हम सिस्टर्निया कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं?
सिस्टर्निया कहते हैं। सिस्टर्निया क्या है कि यहाँ पर हमारे पास मटेरियल प्रेजेंट होता है जो इन मटेरियलों को साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट करते हैं। तो इस ट्यूब्यूलर चैनल को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्निया कहते हैं। तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल में अच्छी तरह ये डायग्राम समझ में आए होंगी। तो ये बात सिर्फ आप याद रखें। अगेन मैं आप लोगों को फिर रिपीट करता हूँ कि सिस्टर्निया क्या चीज है? द मटेरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल, इस चैनल में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है इस सेपरेटेड, ये सेपरेट करता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को इन मटेरियल से सेपरेट करता है बाय द ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन, इस ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन की मदद से। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। तो ये बात याद रखें। फिर मैं आगे चाहता हूं इंशाल्लाह आपने ये क्लास लास्ट तक देखना होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हमने डायग्राम को पढ़ लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम थ्योरी की तरफ आते हैं। तो जो टॉपिक है इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 3 लफ्जों से बना है। पहले लफ्ज जो है ना इसको एंडो है। एंडो मीन इनसाइड। इनसाइड किस चीज के इनसाइड? सेल के इनसाइड। प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के इनसाइड। रेटिकुलम मीन एक नेटवर्क। रेटिकुलम मीन नेटवर्क। तो ये बात याद रखें कि सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क मौजूद होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नाम से जाहिर है। एंडो इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्मिक, रेटिकुलम मीन नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्कवरी पर आते हैं। डिस्कवरी तो पोर्टर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1945 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर एक सेल को रखा। एक सेल को रख दिया पोर्टर ने। इस सेल को इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। तो जब इसके इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से सेल को देखा तो सेल के इनसाइड में पोर्टर को एक डबल लेयर मेम्ब्रेन नेटवर्क सामने आया जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म था। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कांटेक्ट में था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कांटेक्ट में था। तो इसको इन्होंने नाम दिया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये बात याद रखिए। डिस्कवरी में पोर्टर है 1945। डिफिनेशन को देखे बिल्कुल इसी डिस्कवरी के साथ रिलेटेड है। अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर नेटवर्क, एक नेटवर्क, और डबल मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क, बॉन्डेड स्ट्रक्चर, जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर था उनको देखा। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से एक डबल लेयर मेम्ब्रेन नेटवर्क को देखा। इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल की थ्रू आउट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पोर्टर ने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को लिया और इसके अंदर एक सेल को लिया, यूकैरियोटिक सेल को लिया। तो जब उन्होंने देखा कि सेल के इनसाइड एक डबल लेयर नेटवर्क प्रेजेंट होता है जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोटिक सेल में, तो इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यही बात है बिल्कुल। तो एक बात ये याद रखिए कि मैंने यूकैरियोटिक सेल क्यों लिया है। यूकैरियोटिक सेल इसलिए लिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। क्यों? हम डिफिनीशन प्रोकैरियोटिक सेल के ऐसे करते हैं कि दो सेल which are not bonded by a double membrane and most of the cytoplasmic organelles are absent, कि जिसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील मोस्टली एब्सेंट होता है। तो ये तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता है, ये ओनली यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। तो ये बात याद रखें। स्ट्रक्चर कैसे होता है? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ओपन कंटिन्यूस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस होता है
and also appear to be in contact with the nuclear membrane. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होता है, मतलब थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होता है। सेल मेम्ब्रेन से भी कांटेक्ट में होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कांटेक्ट में होता है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान तो होल साइटोप्लाज्म होता है, तो ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है और सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है, तो इसको उन्होंने नाम दिया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर देखे पोर्टर ने किया पोर्टर ने 1945 में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को लिया, इसके अंदर एक यूकेरियोटिक सेल को लिया। जब उन्होंने ये सेल स्टडी किया तो इनसाइड द सेल इनको एक डबल लेयर नेटवर्क नजर आया जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म था। थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मीन कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी कांटेक्ट में था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कांटेक्ट में था। तो इनको उस वक्त उन्होंने नाम दिया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों एंडो दिया? एंडो इसलिए दिया कि ये सेल के अंदर है, इनसाइड है। प्लाज्मिक क्यों दिया कि ये साइटोप्लाज्म में है। रेटिकुलम क्यों दिया कि ये एक नेटवर्क है, ये एक जाल की तरह नेटवर्क है। तो इसी वजह से इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया। तो मीनिंग क्या है? एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन नेटवर्क। डिस्कवरी पोर्टर ने डिस्कवर किया था 1945 में। डिफिनीशन ये है कि अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप अ डबल लेयर नेटवर्क which are present throughout the cytoplasm of eukaryotic cell, it is called endoplasmic reticulum। स्ट्रक्चर में ये बात है कि कंटिन्यू होता है सेल मेम्ब्रेन से और आल्सो कांटेक्ट में होता है। किसकी कांटेक्ट में होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। ये सिंपल सी बात है। इंशाल्लाह आगे हम जाते हैं टाइप की तरफ, फिर इनके फंक्शन को बयान करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना होगा आपने, और आपने हमें कमेंट में बताना है अगर आपको कोई समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह अपनी वीडियो लास्ट तक देखना होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। अच्छा स्टूडेंट, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम भी आप लोगों को ड्रा किया, डिस्कवरी भी पढ़ लिया, डिफिनीशन भी पढ़ लिया, स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। तो अभी हम टाइप की तरफ आते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कितने टाइप हैं और कौन कौन से हैं। मैंने आप लोगों को डायग्राम की मदद से समझाया है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वन स्मूथ है, वन रफ है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं और स्मूथ नजर आते हैं, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन विच द राइबोसोम आर नॉट अटैच, जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते, नॉट अटैच एंड अपीयर स्मूथ इन फॉर्म, शक्ल में स्मूथ होते हैं। स्मूथ होते हैं शक्ल में, राइबोसोम अटैच नहीं होते, तो इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये बात याद रखें एक बात कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम प्रेजेंट करता है ER से। जहां पर भी मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखता हूं तो यहां पर मैंने ER लिखा है। तो E मतलब एंडोप्लाज्मिक, R मतलब रेटिकुलम। तो ये बात याद रखें। और दूसरी बात, ये मैंने लिखा है SER, तो इसका मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक को मैंने लिखा है RER, तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है इन विच, जिसमें द राइबोसोम आर नॉट अटैच, राइबोसोम अटैच नहीं होते, एंड अपीयर स्मूथ इन फॉर्म, जाहिर होते हैं स्मूथ, शक्ल में स्मूथ होते हैं। इसको हम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये बात याद रखें। दूसरे नंबर पर आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है इन विच, जिसमें द राइबोसोम आर अटैच्ड, जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं, यहां पर अटैच नहीं थे। इन विच द राइबोसोम आर अटैच, राइबोसोम अटैच होते हैं और राइबोसोम की वजह से
एंड अफियर रफ इन फॉर्म, राइबोसोम की वजह से ये रफली नजर आते हैं, तो इसको हम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर याद रखें कि दो टाइप है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिस पर राइबोसोम अटैच होता है। बहुत अच्छी तरह एमसीक्यूज है, याद रखें कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक होगी। क्यों? क्योंकि जब भी न्यूक्लियस में राइबोसोम बनते हैं, तो जब भी ये निकलते हैं तो पहली ही जगह पर ये अटैच होते हैं, तो इन जगह को रफ बना देते हैं। तो ये बात याद रखें कि रफ जो है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है। जब भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से राइबोसोम निकलते हैं तो वहां पर ही अटैच होते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ज्यादातर सेल मेम्ब्रेन की तरह ज्यादातर होता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम तो न्यूक्लियस में बनते हैं, न्यूक्लियोलस में, तो जब भी ये निकलते हैं वहां पर ही अटैच होते हैं। इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एरिया है वो ज्यादातर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा, और जो सेल मेम्ब्रेन की तरह है, वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, वो जो है ना वो स्मूथ होगा। क्योंकि जब राइबोसोम न्यूक्लियस से निकलते हैं तो वहां पर ही अटैच होते हैं, तो ज्यादातर ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की तरह नहीं जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज याद रखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा हिस्सा ज्यादातर रफ होगा, सेल मेम्ब्रेन की तरह जो हिस्सा है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। तो ये बात याद रखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरह जो हिस्सा है ज्यादातर रफ होगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम न्यूक्लियस ही से निकलते हैं, जब निकलते हैं तो वहां पर ही अटैच होते हैं, तो इसी तरह वो एरिया ज्यादातर रफ होगा, और जो सेल मेम्ब्रेन की तरह एरिया है वो ज्यादातर रफ नहीं होगा, वो ज्यादातर स्मूथ होगा। तो ये एमसीक्यूज है। राइबोसोम कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये टॉपिक आने वाला है, मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में ये भी स्टडी करूंगा कि राइबोसोम दो फॉर्म में होते हैं। एक फॉर्म में ये होते हैं कि जब वो न्यूक्लियस से निकलते हैं फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स होता है। एक फॉर्म ये है। एक फॉर्म वो है कि जब भी वो न्यूक्लियस से निकलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं। तो राइबोसोम दो फॉर्म है, या अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिसको रफ बना देते हैं, या फ्रीली डिस्पर्स साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ये बात आप याद रखें। इंशाल्लाह अभी हम फंक्शन लिखेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। इंशाल्लाह वीडियो अपनी लास्ट तक देखना होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाए। अच्छा स्टूडेंट, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम भी ड्रा किया, इसके डिस्कवरी भी पढ़ लिया, फंक्शन भी पढ़ लिया, स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, टाइप भी पढ़ लिया। अभी हम फंक्शन की तरफ आते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है। तो ये बात आप याद रखें कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है। राइबोसोम का फंक्शन तो ज्यादा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि राइबोसोम हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करते हैं, ये बात याद रखें कि जब भी राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनते हैं तो वो बाहर आते हैं, बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म में वो मैच्योर होते हैं ये राइबोसोम। जब ये राइबोसोम मैच्योर होते हैं तो यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन होता है। फिर जीन एक्सप्रेशन की दो स्टेप है, एक को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एक को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनते हैं। तो इस स्टेप्स के जरिए ये प्रोटीन बनते हैं। तो ये बात याद रखें। राइबोसोम कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच थे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बात याद रखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, वो प्रोटीन सिंथेसिस है। क्यों है? क्योंकि वहां पर राइबोसोम अटैच है। राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच होते हैं। तो ये बात याद रखें। फंक्शन
फर्स्ट नंबर पर यह है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ नहीं है यार, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सॉरी यार बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये बात एमसीक्यूज है, याद रखे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ईटा में, कि प्रोटीन का राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी अटैच होते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ज्यादातर होते हैं, बॉडी में ज्यादा फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग, ये बात याद रखें कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर में प्रेजेंट होता है तो वहां पर डिटॉक्सिफिकेशन होता है ड्रग के। फॉर एग्जांपल हमने एक ड्रग को खा लिया, फॉर एग्जांपल मलेरिया के या कोई और चीज के ड्रग है, तो इसके साइड इफेक्ट भी तो होंगे ना। इस साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वहां पर रखा है। तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेडिसिन, जो ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट है उसको खत्म करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग, जो हार्मफुल ड्रग होते हैं इसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब नॉन टॉक्सिक करता है। डिटॉक्सिफाई ऑफ हार्मफुल ड्रग ये कौन करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, लीवर में करता है। तो ये बात आप याद रखें। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये भी है, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का जो ये फंक्शन है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, स्मूथ का भी है, रफ का भी है। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ज्यादातर मटेरियल को, आउटसाइड इनसाइड ये करते हैं ज्यादातर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट में भी मदद देता है, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। 4 नंबर पर आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, एमसीक्यूज है बेटा, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, जो नर्व्स इंपल्स बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये बात याद रखें। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में नर्व्स इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी में जो मैसेज जाता है इसको हम इंपल्स कहते हैं, मैसेज इसको हम कहते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो ये भी एमसीक्यूज है, याद रखें। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इंपल्स, नर्व्स इंपल्स की ट्रांसमिशन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छा रोल अदा करता है। 6 नंबर पर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मसल कंट्रैक्शन, ये हमारे मसल है, इसको हम कंट्रैक्ट करते हैं, इसमें कौन हमारे साथ मदद करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बात याद रखें कि मसल की कंट्रैक्शन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा अच्छा रोल अदा करता है। 7 नंबर पर आता है इट आल्सो इनिशिएट अ हार्मोन प्रोडक्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बॉडी में हार्मोन का प्रोडक्शन भी करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत की बेस पर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जरूरत की बेस पर हार्मोन का प्रोडक्शन भी करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन या इनिशिएटेड ऑफ हार्मोन, इनिशिएशन ऑफ हार्मोन। 8 नंबर पर जो आता है प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये तो एक नेटवर्क है सेल में, तो ये सेल को स्ट्रेंथ देता है, सेल को साथ देता है, सेल को शेप देता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये जो फंक्शन है। और एक फंक्शन हमारे पास जो ये है
3 नंबर पर और 8 नंबर पर ये कॉमन फंक्शन है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है करते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल रफ भी करता है, स्मूथ भी करता है। मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो स्मूथ भी प्रोवाइड करता है, रफ भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग फंक्शन है और स्मूथ के अलग फंक्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ का है लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल ड्रग में भी काम करता है, लीवर में, तो ये बात याद रखें। और लिपिड सिंथेसिस में भी करता है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ लिया। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स में भी स्मूथ एंडोप्लाज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मसल कंट्रैक्शन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हार्मोन इनिशिएशन में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो ये बात याद रखें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है, मसला है, तो बराए मेहरबानी करके कमेंट में हमें ज़रूर बता देना। तो आज वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। बाय बाय।